नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। जहानाबाद से आपको बड़ी खबर दे, शकुराबाद में आग ने अपना कहर बरपाया है। अचानक से टेंट हाउस में आग लग गई और आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर आपके सामने है। शकुराबाद में आग ने अपना कहर बरपाया। अचानक से ये आग लगी। टेंट हाउस में आग लगने से नुकसान हुआ है। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप आग की लपटों को देखकर समझ सकते हैं कि यहां पर जो कुछ भी होगा सब कुछ खत्म हो गया होगा। शकुराबाद में आग ने अपना कहर बरपाया है। टेंट हाउस में आग लगी, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। घर पर हम समय खा रहे थे, अच्छा समय। उस वक्त जब सुनने में आया, लड़कन सब हल्ला किया तो उसमें आग लग गया। टेंट वाला, डीजे वाला मशीन में। क्या शॉर्ट सर्किट से आग लगा है? नहीं, शॉर्ट सर्किट। किस चीज़ से आग लगा है? आग ऑटोमेटिक कैसे लगा या तो ना उसमें कोई बिजली है ना कोई कुछ नहीं। कितने के नुकसान है? 20 लाख नुकसान करूँ तो 20-25 लाख रुपए। और वहीं पटना की पालीगंज से आपको बड़ी खबर दे, एक शख्स की गोली मारकर हत्या की खबर है। लाला भजसारा गांव की ये खबर, लाला भजसारा गांव की खबर। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल जानकारी जो मिल रही है, मृतक की महेंद्र सिंह के बेटा संतोष कुमार उर्फ फुद्दन सिंह के रूप में हुई है। और पुलिस ने बताया कि संतोष कुमार पहले लाल मोहन मिस्त्री की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। 11 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि बदले की भावना से यह हत्या की गई होगी। पुलिस हर पहलू से अब इस मामले की जांच कर रही है। हर पहलू में इस कड़ी को लेकर खंगालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस की हिरासत में 2 लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। फुद्दन सिंह और संतोष कुमार सिंह है, जो लाला भसारा गांव के ही रहने वाले हैं। इनका उम्र लगभग 50 वर्ष है। तो जख्म को देखने से प्रतीत होता है कि सिर पे गोली मारी गई है। तो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी एवं पहचान के लिए कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर आपको नवादा से दे, जहां वृहद आश्रय गृह की सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुमारी ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधौल स्थित वृहद आश्रय गृह में उनके कमरे में उनकी लाश मिली। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया। इस घटना की जानकारी तब हुई जब उनके पति खुद फोन कर इस बात की जानकारी उन्होंने नवादा प्रशासन को दी। घटना की जानकारी मिलते ही नवादा के डीएम, एसडीएम, सदर एसडीपीओ, सीओ और नगर थाना के अध्यक्ष सीएस वृहद आश्रय गृह पहुंचे, जहां फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। जरूरी साक्ष्य भी इकट्ठा किया गया है। कमरे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एक सुसाइड लेटर बरामद किया गया है। पति ने बताया कि आत्महत्या के वक्त दोनों व्हाट्सएप कॉल से जुड़े हुए थे। सदर एसडीपीओ ने बताया कि सुसाइड नोट में किसी शख्स को आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि इस मामले की अब जांच हो रही है। प्रियंका कुमारी ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस इस पूरे मामले को अब खंगाल रही है। नगर थाना को 10:30 बजे करीब सूचना मिली कि सुपरिटेंडेंट बृहद आश्रय गृह के बालिका यूनिट के उनके द्वारा पति के द्वारा बताया गया था कि वो सुसाइड कर लिया गया है। तो जब गेट खोला गया, जब पुलिस की टीम आई, गेट खोला गया, पाया गया कि उनका शरीर जो है पंखे से लटका हुआ था। प्रथम दृष्टया जो है मामला जो देखने पर सुसाइड का लग रहा है। एफएसएल की टीम आई है, जो बॉडी है उसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज रही है। क्या कुछ सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला है? वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है, जिसपे अभी उसको हम लोग पब्लिक अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें कंटेंट्स है उससे ऐसा लग रहा है कि किसी पे इल्ज़ाम अभी तक नहीं लगाया गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं सियासी खबरों की। दरअसल शनिवार को रविवार
शनिवार और रविवार को 2 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ कई बैठकें की, सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, जनसभा के मंच से हुंकार भरी और अपने इस दौरे से न सिर्फ 2025 के चुनाव का एजेंडा सेट किया, बल्कि एनडीए के चेहरे पर जो अफवाह है उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें की, कंफ्यूजन को दूर किया, पूरी तरीके से कंफ्यूजन पर ब्रेक लगाया। अमित शाह ने साफ संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एनडीए में नो कंफ्यूजन से विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि विपक्ष के पास नीतीश के सामने खड़ा करने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है और महागठबंधन अभी फेस के फसाद और टिकट को लेकर जारी टकराव में उलझा हुआ है। और वहीं अमित शाह के बिहार दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये बात हम लोगों ने बहुत पहले कही थी। मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और विरोधियों की हालत सदन में विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी। अमित शाह जी ने ये ऐलान किया है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में एनडीए पर ही लोगों का भरोसा है। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में फिर से जो एनडीए की सरकार है वो आए। जो सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार कोई क्यों खोना चाहेगा? जहाँ हमारी सरकार नहीं थी वहाँ भी हम सरकार लेकर आ गए। यहाँ तो हमारी सरकार है, बट टारगेट थोड़ा बड़ा हम लोगों ने बना लिया है कि इस बार 200 के पार जाना है और इतनी सीट भी आरजेडी नहीं जीत पाएगी कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी उसको नहीं मिलने वाला। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में रविवार को एक अड़े मार्ग में एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे। इस बैठक से एनडीए में ऑल इज वेल का बड़ा संदेश दिया गया। नीतीश कुमार के चेहरे पर किसी भी तरह की अटकलों और कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया। बैठक में शामिल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन से न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और जानकारी दी, वो हम आपको सुनवाते हैं। लोग जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि एनडीए एकजुट नहीं है, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा ही दिया गया कि हम सबको एक होकर लड़ना है, एनडीए होकर लड़ना है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सब एक होकर और ग्राउंड स्तर पर, रूट स्तर पर, बूथ स्तर पर सब एनडीए के कार्यकर्ता एक होकर सभी पार्टियों के और लड़ाई लड़नी है और तभी हम लोग सफल होंगे। तो हम लोग को मंत्र मिला है, उनके आने से एक ऊर्जा मिली है और वो ऊर्जा निश्चित तौर पर चुनाव में फ़ायदेमंद होगी और कार्यकर्ताओं भी जितने भी थे कार्यकर्ता हमारे उनके कार्यक्रम से, उनके आने से उत्साहित हुए हैं और ये उत्साह निश्चित तौर पर हम लोग के लिए लाभदायक साबित होगा और आने वाला चुनाव में हम लोग 25 में अच्छी संख्या से जीत के आएंगे। हम लोग का जो टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा जीत के आएंगे। सर, कल जब बैठक शुरू हुई तो क्या माहौल था, किस तरह का माहौल था और क्या कुछ बातें हुई, कुछ दिलचस्प बात बताइए। देखिए, एक पारिवारिक माहौल था। जिस तरह से हम लोग अलायंस पार्टनर हैं और पहले इस तरह की बात नहीं होती थी, अब एक साथ बैठना है, एक साथ बैठ करके बातें करना है और बहुत सारी बातें, राजनीतिक बात के साथ साथ पारिवारिक बातें भी होती हैं। पार्टी के बारे में इंडिविजुअल बातें भी हुई कि आपकी पार्टी कैसे कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की भी बात हम लोग ने किया। तो एक ऐसा माहौल था जिससे एक दूसरे पर विश्वास जमा और मीडिया में जो इस तरह की बातें आती हैं कि उनसे नाराज है, तो इसको पाटने की कोशिश किया और एक कटसी हम समझते हैं कि मीटिंग था और एक अच्छा मीटिंग था। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबको एक साथ बैठाने का काम किया। सर, कल अमित शाह ने पटना में भी और गोपालगंज में भी बोला कि चेहरा एक तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ही इशारा किया। क्या देखते हैं 2025 में अब नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके जाते हैं? देखिए, इसमें तो कहीं पर कोई डाउट नहीं है। आप माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया और उससे पहले भी हम लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी बोल रहे हैं और सब लोग का सहमति है एक बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही हम लोग के चेहरा होंगे
और मुख्यमंत्री जी का नाम जो है सुशासन का नाम है। मुख्यमंत्री जी का नाम बदलाव, जंगल राज से न्याय का राज लाना है, शांति का प्रतीक हैं। और बिहार में जितने विकास हुए हैं, जितनी तेज़ी से विकास इनके रीजन में हुआ है, हम समझते हैं कि कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिहार की जनता उन पर विश्वास रखती है और उनके विश्वास के बल पर ही हमारे सरकार के अभी मुखिया हैं, हमारे गठबंधन के मुखिया हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ें। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है और ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इसके पहले भी नीतीश कुमार को लेकर अफवाहें उड़ती थीं, लेकिन बीजेपी ने बार बार इस कंफ्यूजन को दूर किया है। अमित शाह के संकेत के बाद एक बार फिर से साफ है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए आगामी चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही अगले सीएम भी होंगे। इन सारी चीजों, अफवाहों को खारिज कर चुकी है और मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महाराष्ट्र में और विषम परिस्थितियों में हरियाणा में जीत हुई थी, वैसी ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ बिहार में जीत होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा कार्यकाल उनका पूरा होगा और उनका स्वास्थ्य किसी भी देश के मुख्यमंत्री से बेहतर है, ऐसा भी इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और मधुबनी में उनकी रैली होगी। इसको लेकर एनडीए के नेता अभी से तैयारी में लग चुके हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मधुबनी में पीएम की रैली को लेकर बैठक की। जिला परिसदन सभागार में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। और इधर ईद के मौके पर सियासत के भी रंग देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने आज पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हालांकि गुलाम गौस ने कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं है, वो एक दूसरे के पर्व पर, त्योहारों पर मिलते रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल का लालू प्रसाद विरोध कर रहे हैं और इस बीच गुलाम गौस का उनसे मिलना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। रमजान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को, समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। आपने एक बात नहीं कही। वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस और लालू प्रसाद की मुलाकात पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने निशाना साधा, जबकि जेडीयू लीपापोती करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस मुलाकात को लेकर एनडीए की एकजुटता पर तंज भी कसते हुए दिखाई दिए। आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। की ओर है, जनता पूछ रही है। गुलाम गौस की राजनीतिक विचारधारा में बदलाव देख जनता को अंदेशा है कि वे अपनी राजनीतिक पारी में चेंज कर सकते हैं। हालांकि इससे एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि राजद में भगदड़ मची हुई है और कई माननीय भाजपा के संपर्क में। गुलाम गौस जी लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात करते हैं, अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, बताया है कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि इसको तूल देने की कोई आवश्यकता है। क्या उनकी प्रतिक्रिया के बाद किसी और की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य है? अभी तो बहुत लोग कतार में खड़े हैं जो आरजेडी की ओर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की ओर देख रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। वो सब लोग देश को बचाने, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए इधर ही आएंगे। इंडिया गठबंधन के विचारधारा को जो लोग भी मानते हैं उनका स्वागत है। उसी सिलसिले में ये एक कड़ी देखी जा सकती है। ऐसे कितने लोग हैं जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश में सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं, देश में विकास की राजनीति करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के विचारधारा का जो लोग अपनाना चाहते हैं वो उनका स्वागत है।
वहीं वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जारी है। किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से वक्फ बिल को लेकर नीतीश पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार या उनके सांसद बिल के खिलाफ वोट करते हैं तो ये कानून नहीं बन सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश को मुस्लिमों ने वोट दिया है और ऐसे में जरूरत है कि वो वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हों। यदि वो मुसलमानों का साथ नहीं दे पाए, खुद को लोहिया और जयप्रकाश का अनुयायी बोलना वो छोड़ दें। सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्फ के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज ये ज़रूरत है कि वो खड़े हों और वक्फ के खिलाफ वोट दें। अगर नहीं देंगे तो अपने आप को गांधी और लोहिया और जयप्रकाश की बात करना, उनसे जोड़कर बताना गलत होगा। वहीं अमित शाह पर झूठे वादे और जुमलेबाजी करने के तेजस्वी के आरोप पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अमित शाह की लोकप्रियता और डबल इंजन की सरकार के काम से आरजेडी डरी हुई है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहमे हुए हैं। आरजेडी ने अपने शासनकाल में बिहार को तबाह करने का काम किया था। अमित शाह जी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की उपलब्धियां और डबल इंजन की सरकार बिहार में ने जो काम किया है उसे डरी हुई है आरजेडी। सहमे हुए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। बौखलाई हुई है पूरी महाठगबंधन। अपने शासनकाल में उन्होंने क्या किया था? पूरे प्रदेश को तबाह करने का काम किया, अराजकता लाने का काम किया। और अब खबर चिराग पासवान को लेकर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के परिवार में एक बार फिर से विवाद की खबर सामने आ रही है। उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके ही परिवार के सदस्यों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दी गई, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने भांजे को वहां भेजा। पूरे मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि धन और पैसे के लालच में ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तत्काल अपने भांजे को, जो हमारे छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस मृणाल पासवान जी को भेजा है। वो सरमनी गए हैं और पता चला बातचीत के क्रम में कि पारस जी की और स्वर्गीय रामचंद्र जी की पत्नी गई थी और जिसमें रामविलास जी की धर्मपत्नी रहती थी, उस घर में 3-4 कमरों में ताला उन्होंने बंद कर दिया है और उनको लगभग प्रताड़ित किया गया। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भांजे गए हैं और देखिए ये दर्शाता है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद सत्ता और धन के मोह में किस तरह से परिवार का विखंडन हुआ है और उसका श्रेय किसको है? कभी भगवान बोला करते थे लोग, आज उन्हीं भगवान की धर्मपत्नी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी उनको माफ नहीं करेगा बिहार की जनता और रामविलास पासवान जी के जितने भी चाहने वाले लोग होंगे उनको क्षमा नहीं करेंगे। और अब खबर बाढ़ से, जहां उमानाथ मंदिर न्यास और महंतों के बीच विवाद गहरा गया है। मंदिर न्यास की सचिव कनक कुमारी ने बाढ़ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महंतों का कहना है कि वो पूर्वज के समय से बाबा उमानाथ मंदिर में पूजा पाठ करते रहे हैं, अब साजिश के तहत हटाने की तैयारी हो रही है। पुजारियों ने आरोप लगाया है कि न्यास चढ़ावा और चंदे की राशि से कोई विकास का काम नहीं कर रहा। एसडीओ मामले में हस्तक्षेप कर अब इस पूरे मामले को सुलझाएं, इसकी अपील की गई है। पुलिस के यहाँ कंप्लेन उसी के लिए हुआ। इन लोग का कहना कि हम भी महंत हैं, जो निगमानंद के अलावे जयमंगल और विश्वनाथ ऑलरेडी कोर्ट गया हुआ कि हम भी महंत हैं। तो अब तो और ये निगमानंद भारती जो है वो पीछे में कहता है कि हम ही महंत है, वो लोग नौकर चाकर है, हमारा सेवादार है और उसके सामने झुक जाता है। कमेटी वाला लोग आया, कहा कि मंदिर के पूजा नहीं होगा, मेरा पूजा होगा।
तुम कहाँ से करोगे पूजा, तुम क्या करेगा बताओ। जो मेरा मंदिर का शुरू से विधि विधान से जो होता है परंपरा, वो पूजा करेंगे कि तुमको जो कहेगा वो हम करेंगे। हम नियम थोड़े बदलेंगे। प्रकृति का नियम है देवी कहा कि मंदिर खोल के रखना, नहीं खोल के रखेगा तो ताला तोड़ देंगे। और बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां नवगछिया में होमगार्ड बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। नवगछिया 0 माइल चौक के पास सड़क जाम कर अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की और होमगार्ड बहाली में नवगछिया को शामिल करने की मांग की। इस दौरान जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आज जो है भागलपुर जिला में टोटल 666 रिक्तियाँ निकाली गई थी, जिसमें नवगछिया को भागलपुर से अलग कर दिया गया था। उसी को मांग को लेकर हम लोग रिसीविंग दिए हुए थे, जो कि हमारे हाथों में उनका पड़ती है, रिसीव किया हुआ है। ये एसपी मैडम का है और ये एसडीएम सर का है। अनुमति मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बड़ी खबर नवादा से दे कंटेनर में भीषण आग लगने की खबर है। हादसे के बाद ये आग बढ़ती हुई दिखाई दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने का काम जारी। हादसे के बाद एनएच पर आवाजाही रोक दी गई। रजौली के हदहदवा के पास हादसा ये हुआ है। झारखंड की ओर से आ रहा था ये कंटेनर, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। तस्वीरें आपके सामने है। हादसे के बाद आग लगी, आग फैलती चली गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जिसने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रजौली में ये हादसा हुआ। झारखंड की ओर से ये कंटेनर आ रहा था और ड्राइवर और खलासी बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि उनको चोट नहीं आई है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। रेप के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद नवी करीम थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है कि सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार रेप किया। महाकुंभ की वायरल गर्ल नीली आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म स्टार बनाने का सपना दिखाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। लड़की का आरोप है कि साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से हुई थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने उसे फोन कर झांसी रेलवे स्टेशन बुलाया और नहीं आने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद लड़की जब मिलने आई तो आरोप है कि सनोज मिश्रा उसे एक रिसोर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर रेप करने लगा। पीड़िता के मुताबिक सनोज मिश्रा ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ 2025 में लेने का ऐलान किया था। खबर यह भी थी कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कुछ जगहों पर मोनालिसा को साथ लेकर भी जा रहे हैं। हाल ही में मोनालिसा को सनोज मिश्रा के साथ प्लेन का सफर करते हुए भी देखा गया। ऐसे में कई जगहों पर यह भी आरोप लग रहे थे कि सनोज मिश्रा मोनालिसा का फायदा उठाना चाह रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में सनोज मिश्रा ने बाकायदा जवाब भी दिया था और सिर्फ मदद करने की बात कही थी। लेकिन अब रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।